सो एज रिमेंबर मैंने हम सब ने डिस्कस किया था, तय किया था कि फिजियोग्राफी और ड्रेनेज के 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज का जो सेकंड पार्ट है, आज के सेकंड पार्ट में हम जो ब्राज़ील की फिजियोग्राफी है उसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू दिस, ये जो मैप है ना, ये मैप तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इस मैप से बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से होंगी, एंड सेकेंड तुम्हें 2019 में इस मैप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यानी इन द सेंस किस तरीके से तुम्हें ये पूछा गया है कि डॉट क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर है ये बताओ। ओके, तुम्हें ये बोला गया कि पिको दो नेबलिना, ये जो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन बताओ, ये पेंटेनल की लोकेशन बताओ। सो हमें इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना एम सिर्फ एक है, क्या कि हमें आउट ऑफ स्कोर चाहिए। ओके, सो तुम्हारी यूनिट टेस्ट में 4 टॉपिक आने वाला है, और मैं तुम्हें यही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब तक तुम फिजियोग्राफी अच्छे से नहीं समझते हो तुम्हें क्लाइमेट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है, इंडियन फिजियोग्राफी में हमने इंडिया को 5 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन वॉज हिमालयाज, second one is North Indian plains, third one is the peninsula, fourth one is coastal plains and island groups. Okay, in the similar way हम किस तरीके से ब्राज़ील को डिवाइड करते हैं हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज हाईलैंड्स, द सेकेंड वन इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द थर्ड वन इज कोस्टल रीजन, द फोर्थ वन इज द प्लेन्स एंड द फिफ्थ वन इज आइलैंड ग्रुप्स। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से दोहराओ मेरे पीछे। हाईलैंड्स, the great escarpment, the coastal region, the plains, the island groups. The highlands, the great escarpment, coastal region, the plains, the island groups. तो आखिर कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, कहाँ है हाईलैंड्स, कहाँ है ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है गुएना हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ये हो गए वो जो हाईलैंड हमने कहा था वो वाला पार्ट। पक्का इसमें किसी को दिक्कत है? आई होप नॉट। सेकेंड जो चीज़ हमने कही थी वो थी द ग्रेट एस्कार्पमेंट। सेकेंड हमने क्या कहा था, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो फिर द ग्रेट एस्कार्पमेंट कौन से है, ये वाला यहाँ पे तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है एस्कार्पमेंट, यस दैट इज ग्रेट एस्कार्पमेंट। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, व्हाट इज कोस्ट। कोस्ट यानी क्या, जो समुंदर से लगकर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन या फिर कोस्ट। ओके, वेरी गुड। What was the fourth one? The plains. कौन से, the plains। ये जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पार्ट अमेजन रिवर के बेसिन वाला। इसके अलावा तुम अगर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ब्राज़ीलियन, ओके वेट मैं कलर चेंज करता हूँ, दिखने में और समझने में आसानी होगी। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम प्लेन की बात कर रहे हैं, हमने हाईलैंड्स, एस्कार्पमेंट और कोस्टल रीजन देखा है, हम प्लेन की बात कर रहे हैं। अच्छे से ध्यान दो, ये जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है कौन सा, ब्राज़ीलियन आइलैंड और गुएना आइलैंड के बीच वाला। इन दोनों के बीच के पार्ट को हम यूजुअली जनरली मोटे तौर पर हम उससे ही अपना प्लेन्स वाला पार्ट कहते हैं। सबसे पहले हमने कहा गुएना हाईलैंड, सॉरी हमने कहा हाईलैंड्स ये दो, उसके बाद हमने कहा ग्रेट एस्कार्पमेंट, इसके बाद हमने कहा कोस्टल रीजन, इसके बाद हमने कहा प्लेन्स। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आई होप नॉट। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है आइलैंड्स की। किसकी? आइलैंड्स की। कौन से आइलैंड्स? 2 आइलैंड। पहले तो कोस्टल वन एंड द सेकेंड वन इज मराइन वन। मराइन वन जो अंदर है, समुंदर के अंदर है, और कोस्टल वन जो इस कोस्ट के ऊपर है। तो कौन से क्या, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए मुझे 5 नाम सुनना है हर किसी से। ब्राज़ील की ज्योग्राफी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन, दोहराओ, द फर्स्ट वन हाईलैंड्स, वेरी गुड। सेकेंड वन द ग्रेट एस्कार्पमेंट, very good. The third one coastal region, very good. The fourth one plains, very good. The fifth one islands. Okay, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? I hope not. चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें 5 के 5 भी नाम याद है ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ना हम इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और जान कर लेते हैं। ओके, सो कौन सी इन्फॉर्मेशन, वन बाय वन। ओके, जस्ट वेट लिटिल। ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें इनकी खासियत बताने वाला हूँ, किनकी, इन्हीं सारे के सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स की। सबसे पहले हाईलैंड्स कौन सा है। अब देखो, अगर हम ब्राज़ील के मैप को देखते, चलो ये जो फिजियोग्राफी है ना ये मैप से ही समझ के लेते हैं, तुम्हें समझने में भी आसानी होगी और मुझे ये ज़्यादा
इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नाउ पे अटेंशन। क्या अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पर ब्राज़ील का मैक्सिमम रीजन है, ब्राज़ील का जो मैक्सिमम रीजन है वो हाईलैंड से ही घिरा हुआ है। इफ़ यू कैन सी, राइट, most of the region of Brazil is covered by highlands. The highlands of Brazil and Guiana Highland together form the core of the continent of South America. ये क्या बात बोली गई है? कोर इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? कोर इस वर्ड की मीनिंग होती है सेंट्रल पार्ट। ओके, अगर हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका का अगर हम नक्शा देखते हैं तो उस नक्शे में हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि मैक्सिमम पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है, जो उसका एकदम मराठी में जिसे गाभा कहा जाता है, वो बस 2 हाईलैंड से मिलकर बनता है। सर कैसे, क्या? कुछ नहीं, अभी बस एग्जाम 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय हाईलैंड्स। ओके, सेकेंड, द हाईलैंड ऑफ ब्राज़ील एंड गुयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। खत्म। ओके, आ गया। हाईलैंड्स कौन से हैं? देखो, 2 हाईलैंड्स। कौन से? 2। पहला तो गुयाना, सेकेंड वन इज ब्राज़ील। ओके, अब एक बात समझ के लो, ये हाईलैंड के लिए और एक वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। हाईलैंड्स के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और वो वर्ड है शील्ड। वो वर्ड कौन सा है? शील्ड। इसके अलावा तुम्हें कई जगह पर प्लेट्यू ये वर्ड भी लिखा हुआ दिखाई देगा, सो कंफ्यूज नहीं होना। ये सारे के सारे टर्म्स हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हाईलैंड्स के लिए। ओके, लेट इट बी। फर्स्ट, सबसे पहले हम जानकारी लेने वाले हैं गुयाना हाईलैंड की। किसकी? गुयाना हाईलैंड की। क्या हर किसी को गुयाना आइलैंड ऊपर दिखाई दे रहा है? पक्का? ओके, नाउ मूविंग ऑन। चलो अब हम बात करते हैं गुयाना हाईलैंड के बारे में। जो गुयाना हाईलैंड है, सबसे पहले हम उसके लोकेशन की बात करेंगे। ये ईस्ट में है या वेस्ट में है? वेरी गुड, ये नॉर्थ में है। हमें याद है ना, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी। ओके, सो गुयाना हाईलैंड इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट। यहाँ पर ना हाईएस्ट पीक, जो ब्राज़ील में हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है? पिको दे नेबलिना। क्या तुम यहाँ पर ये नाम देख पा रहे हो? पिको दे नेबलिना। ओके, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ चाहो तो। ओके, देखो ये यहाँ पर पिको दे नेबलिना, ये नाम याद रखो। ये क्या है? हाईएस्ट पीक। कहाँ की? कहाँ की? ब्राज़ील की, जिसका नाम क्या है? पिको दे नेबलिना, जिसकी लेंथ कितनी है? 3014। कितनी है? 3014 मीटर। 3014 मीटर पे जो पिको दे नेबलिना है। ओके, मैं चलो थोड़ा सा झूम करके बताता हूँ, ज़रूरी है। देखो, ये गुयाना हाईलैंड में पिको दे नेबलिना, जिसकी हाइट है 3014 मीटर। ओके, मूविंग ऑन। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अगर तुम यहाँ पर वेनेजुएला नाम देख पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ, अंदर तो कोई नहीं है। ये वेनेजुएला नाम, ये गुयाना हाईलैंड्स। तो ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पर यहाँ पर ये पिको द नेबलिना है। और पिको द नेबलिना क्या है? हाईएस्ट पीक। क्या है? हाईएस्ट पीक। गुयाना हाईलैंड के बारे में हर किसी को पक्का पता चला? मूविंग ऑन। सेकेंड, अब हम बात करने वाले हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ओके, मतलब ये वाला पार्ट। सो नाउ हर कोई ध्यान देगा। ओके, सो हियर वी गो। ये साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट में है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। ये साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट में है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? आई होप नॉट। इसका हम स्लोप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्लोप यानी क्या? ढलान। इस तरीके से किसी भी चीज़ की जो ढलान होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप। आई होप इसमें किसी को दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न स्लोप की, उसके बाद हम बात करने वाले हैं साउदर्न स्लोप की। ओके, अमेज़न और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है। कौन? अमेज़न और उसके जो ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या? ट्रिब्यूटरीज यानी उसके क्या कहेंगे उसे? सब डिविजन्स, जो नदियाँ आकर उसको मिलती है। अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ से तुम्हें नदियाँ जाकर इस अमेज़न को मिलती हुई दिखाई दे रही होगी, राइट? जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड से। ओके, अमेज़न एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप। यहाँ पर बहुत सारे रैपिड्स और वाटरफॉल्स बनते हैं।
अब इसका जवाब क्या है? ये रैपिड्स क्या होता है, ये वाटरफॉल्स क्या होता है? रैपिड्स यानी बहुत जोर से बहने वाला वो पानी, ओके, जो हाई हाइट से लो हाइट में जाता है। छोटा वाटरफॉल यानी रैपिड्स। तो फिर यहाँ पर रैपिड्स और वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। तो सवाल ये आता है, आखिर रैपिड्स और वाटरफॉल्स क्यों बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं? तो इसका एकदम सिंपल सा रीज़न है, समझ के लो। रैपिड्स और वाटरफॉल्स तैयार होने की वजह ये है कि देखो, अगर कहीं पर हमने अभी एक वर्ड कहा था, कौन सा, कि ये सारे के सारे कैसे हैं, हाईलैंड्स हैं। ये सारे क्या है, हाईलैंड्स है, राइट। ओके, तो हाईलैंड यानी उसका नाम ही बता रहा है, उसकी हाइट ज़्यादा है। ओके, वेरी गुड, बहुत बड़ा खोज निकाले अपन ने। ओके, सो पानी अगर हम कह रहे हैं कि वो हाईलैंड है तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा ना, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। और जब पानी इस तरीके से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर जो रिवर का पानी का जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको हमने दिया हुआ नाम क्या है, वाटरफॉल कहते हैं हम उसे, या फिर रैपिड्स। ओके, सो नॉर्दर्न, क्या कहा मैंने, नॉर्दर्न स्लोप के बारे में हमें कौन सी चीज़ पता है? पहली चीज़, ये यहाँ से अमेज़न और उसके ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होते हैं। दोहराओ, कौन कौन ओरिजिनेट होते हैं? अमेज़न और उसके ट्रिब्यूटरीज। मैं एक बार फिर से तुम्हें बताता हूँ, ध्यान दो, अच्छे से देखो। अमेज़न और उसके ट्रिब्यूटरीज, वेरी गुड, हर किसी को दिखे। सेकेंड, यहाँ पर बहुत सारे रैपिड्स और वाटरफॉल्स तैयार होते हैं। कौन तैयार होते हैं? रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। ओके, यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है, यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती है वो जाकर अटलांटिक ओशन को मिलती है। जाकर किसको मिलती है? अटलांटिक ओशन को। ये कुछ एकदम बड़ी बात नहीं है या फिर नई बात भी नहीं है, ये बस बुक में पॉइंट दिया है, सो मैं बता रहा हूँ। ओके, सो 3 चीज़ें तुम्हें नॉर्दर्न स्लोप के बारे में पता रखनी है। पहले, अमेज़न और उसके ट्रिब्यूटरीज इस स्लोप से बहते हैं, अपन ने कहा ओके। हमने बाद में कहा कि यहाँ पर बहुत सारे फास्ट बहने वाले हमें कौन देखने को मिलते हैं? रैपिड्स और वाटरफॉल्स। इसके लिए जवाब में भी हमने कहा ओके। ओके, और एंड में जाकर ये अटलांटिक ओशंस में मिलते हैं, ये सारी की सारी नदियाँ। और इन तीनों चीज़ों को हमने कहा ओके 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 ओके। अपने को ये सारी चीज़ें समझ में और याद आ गई, राइट? हर किसी को याद हुआ ना? ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब हम साउदर्न स्लोप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साउदर्न स्लोप की। चलो ध्यान दो हर एक बच्चा। नाउ साउदर्न स्लोप के बारे में, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती है वो कौन सी है? जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ। हाँ, ध्यान दो, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स बहते हैं वो है उरुग्वे, ये यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही होगी। द सेकेंड वन इज पैराग्वे एंड द थर्ड वन इज पराना। क्या क्या कहा मैंने? यहाँ से बहने वाले रिवर, सबसे पहले उरुग्वे, वेरी गुड। सेकेंड वन इज पैराग्वे एंड द थर्ड वन इज पराना। क्या क्या? उरुग्वे, पैराग्वे, पराना। पक्का? ये नदियाँ भले ही ब्राज़ील से ओरिजिनेट होती है, ये आगे जाके अर्जेंटीना में जाकर मिलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? अर्जेंटीना में। ओके, बस इतने ही 2 पॉइंट, पक्का ना? ओके, सबसे पहले हमने बात की नॉर्दर्न स्लोप की, उसके बाद हमने बात की साउदर्न स्लोप की, और अब लास्ट में ब्राज़ीलियन हाईलैंड के लास्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न स्लोप की। किसकी बात करने वाले? ईस्टर्न स्लोप। और ईस्टर्न स्लोप यानी यहाँ पर ग्रेट एस्कार्पमेंट। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ग्रेट एस्कार्पमेंट। सबसे पहले तो ये एस्कार्पमेंट क्या होता है? हाँ, ये वर्ड भी ज़रूरी है। एस्कार्पमेंट क्या होता है? तो एस्कार्पमेंट हम उस जगह को कहते हैं, देखो बाउंड्री के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, किसकी बाउंड्री? हाईलैंड की। देखो आमतौर पे इस तरीके से प्लेन ज़मीन होगी, ज़मीन इस तरीके से ऊपर उठाई गई, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाईलैंड। इसे उसे प्लाटू कहते हैं या फिर हाईलैंड कहते हैं। और ये जो पार्ट है कौन सा? ये ऊपर उठा हुआ, ये ऊपर उठे हुए पार्ट को, इस बाउंड्री को हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एस्कार्पमेंट। इसको अपन टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? एस्कार्पमेंट। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? ध्यान दो हर एक बच्चा, देखो यहाँ पर, जैसा कि मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर समझ के लो कि यहाँ पर ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स इस तरीके से ऊपर उठे हुए हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ऊपर उठे हुए हैं, राइट?
तो उनका ये जो स्टिप पार्ट है, हाँ वो उतना ज़्यादा भी स्टिप नहीं है, बट ये जो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसे हम कहते हैं इस्कार्पमेंट, और ये ईस्टर्न स्लोप का पार्ट आता है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? तो जल्दी से एक बार हम हाईलैंड्स को एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लें। ओके चलो जल्दी ध्यान देगा हर एक बच्चा, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं डालना है। ओके समझो, हाईलैंड्स ब्राज़ील का बहुत सारा रीजन हाईलैंड से कवर्ड है। हमने कहा ओके, ब्राज़ीलियन हाईलैंड और गुयाना हाईलैंड दोनों मिलकर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर पार्ट बनाते हैं। हमने कहा ओके, हमने हाईलैंड्स को मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने इस बात के लिए भी कहा ओके, पहला पार्ट था गुयाना हाईलैंड एंड द सेकंड वन वाज ब्राज़ीलियन हाईलैंड। पहला पार्ट कौन सा था? गुयाना, सेकंड वन इज ब्राज़ीलियन। हमने कहा गुयाना हाईलैंड की लोकेशन, सबसे पहले हमने कहा ये नॉर्दर्न पार्ट में मौजूद है। यहाँ पे पिको द नेवलिना है जो वेनेजुएला और ब्राज़ील के बाउंड्री के ऊपर है, जो हाईएस्ट पीक है जिसकी लेंथ 3014 मीटर है। पक्का हर किसी को याद है? सेकंड हम आए ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे। सबसे पहले हमने लोकेशन बताई जो प्रेजेंट है साउथ में, पक्का, जो ईस्टर्न पार्ट में, साउथ से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वेरी गुड। हमने कहा इसके 3 स्लोप्स है। पहला स्लोप नॉर्दर्न स्लोप से जो ओरिजिनेट होने वाली अमेज़न और अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज है, वो अमेज़न की जो ट्रिब्यूटरीज है वो जाकर अटलांटिक ओशन में जाकर मिलते हैं। हर किसी को याद है? यहाँ पर वो हाईलैंड्स की वजह से बहुत सारे रैपिड्स और वाटरफॉल्स तैयार होते हैं। उसके बाद हमने बात की किसकी? साउदर्न स्लोप की। हमने कहा यहाँ से पैराग्वे, कहा गया यस, ये यहाँ पर पैराग्वे, पैराना और उरुग्वे, ये 3 नदियाँ निकलती हैं जो अर्जेंटीना में जाती हैं। और हमने कहा ईस्टर्न स्लोप में हमें कौन देखने को मिलता है? ईस्टर्न स्लोप में हमें एस्कार्पमेंट्स देखने को मिलता है। पक्का? वेरी गुड। ओके सो हाईलैंड्स में किसी को दिक्कत ना हो। ओके अब हम बात करने वाले हैं एस्कार्पमेंट्स की। से पक्का ना? चलो ध्यान दो, ये यहाँ पर हम एस्कार्पमेंट की बात करने वाले हैं। ओके द ग्रेट एस्कार्पमेंट बॉर्डर द ईस्टर्न साइड ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड। मतलब जो हमने अभी 1 मिनट पहले भी नहीं कहा कि ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है और वो उसकी बाउंड्री बनाते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके चलो अब ना कुछ नाम हमें समझ के लेने हैं। क्या समझ के लेने हैं? नाम। ओके साओ पाउलो, क्या कहा मैंने? चलो मैं तुम्हें, शायद बुक में है ये, शायद नहीं होगा ये। ओके चलो बुक में आते जल्दी से। नहीं बुक में तो दिया हुआ ही नहीं है। ओके कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बताता हूँ, समझना ज़रूरी है। बात क्या है, साओ पाउलो से लेके पोर्तो अल्जेरे तक क्या है? अब यहाँ पर ये फिजिकल मैप है, इस वजह से ये लोकेशन भी हमें पता नहीं है। ओके क्या तुम्हें साओ पाउलो नाम कहीं पर दिखाई दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। ओके चलो मैं ही बता रहा हूँ, बस ध्यान रखो 2 नाम। ब्राज़ील का रीजन है, कौन सा रीजन है? साओ पाउलो से लेकर पोर्तो अल्जेरी तक। कहाँ तक? पोर्तो अल्जेरी तक। ओके पोर्तो अल्जेरी तक ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, इनकी जो हाइट है वो कम होते जाती है। वो क्या होते जाती है? कम होते जाती है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? ओके जो ये एस्कार्पमेंट है, इनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है? तकरीबन 790 मीटर। तकरीबन 790 मीटर। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट्स की। ग्रेट एस्कार्पमेंट्स के बारे में जो पहला पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए वो क्या है? सबसे पहले तो इनके जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाती है। कहाँ से कहाँ तक? साओ पाउलो से लेकर पोर्तो अल्जेरी तक। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 790 मीटर है। वैसे मैक्सिमम हाइट नहीं कहेंगे, ऑन एन एवरेज कहेंगे, एवरेज ही कहना पड़ेगा, राइट? ओके तो फिर आखिर होता क्या है
ये जो इस्कार्पमेंट है, इस्कार्पमेंट करता क्या है? देखो, मैं ना तुम्हें एक वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूँगा, ध्यान दो, जस्ट अ मिनट, यस, ओके। अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो, ओके, यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करें ना, तो यहाँ से यहाँ पर तुम्हें बहने वाली हवाएं दिख रही होगी। क्या हर किसी को ये हवाएं दिख रही है? देखो, यहाँ पर क्या तुम्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं दिखाई दे रही है? ये यहाँ पर देखो, ये इस वाले पार्ट को, यहाँ पर क्या तुम्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दिखाई दे रही है? ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ना, इन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को, ये यहाँ पर बहने वाले साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को, ये जो अपने कौन है, ग्रेट इस्कार्पमेंट है, वो एज अ बैरियर बोल के काम करता है। सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया। यस आई नो, नहीं समझा, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो, ग्रेट इस्कार्पमेंट मतलब क्या? इस तरीके की बाउंड्री, ओके, स्टिप लेवल, बहुत ज़्यादा स्टिप है, ओके। अपने बुक में वेरी स्टिप वर्ड इस्तेमाल किया तो हम भी वेरी स्टिप कहेंगे, ओके, जो बहुत ज़्यादा स्टिप है। अब एक बात देखो, इधर से हवाएं बहती हुई आ रही है, तो अगर इधर से हवाएं बहती हुई आ रही है तो क्या तुम्हें लगता है कि ये हवाएं इस पहाड़ की वजह से, देखो इसे एक सिंपल तरीके से समझ के लेना है, तो ये पहाड़ है और इधर से हवाएं बहती हुई आ रही है, तो क्या वो हवाएं इस साइड में, इस लेफ्ट साइड में जा पाएगी? कभी नहीं। तो इस तरीके से जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर। उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर। ये साउथ ईस्ट से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं उन्हें आगे जाने ही नहीं दे रहा है। उसे क्या कर रहा है? वो आगे जाने ही नहीं दे रहा है। तो ये जो मैं तुम्हें मैप में दिखाता हूँ जल्दी, ओके, देखो ध्यान दो, हवाएं आ रही है समुंदर की तरफ से, हवाएं आ रही है समुंदर की तरफ से, इस वजह से यहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पर ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल तैयार होता है। कौन तैयार होता है? ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ड्रॉट यानी क्या? हर किसी को पता है, सूखा, ओके। इसी वजह से ये इस साइड का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, कौन सा एरिया? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया क्या कहलाता है? रेन शैडो रीजन। क्या कहलाता है? रेन शैडो रीजन। हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि रेन शैडो रीजन क्या होता है, और याद नहीं है तो क्लास में पूछो, मैं फिर से बता दूंगा, ओके। मूविंग ऑन। क्या ग्रेट इस्कार्पमेंट के बारे में किसी को कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके। ग्रेट इस्कार्पमेंट के बाद हम बात करने वाले हैं कोस्ट की। किसकी बात करने वाले हैं हम? कोस्ट की, ओके। पता नहीं क्यों मैं हर बार वो मैप को छोड़कर आगे ही भाग रहा हूँ, हमें मैप से ही समझ के लेना है, ओके, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो बेहतर होगी, ओके। चलो अब हम बात करने वाले हैं कोस्टल रीजन की। हम किसकी बात करने वाले हैं? कोस्टल रीजन की, ओके। सो हमने कोस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। पहला नॉर्दर्न कोस्ट, तुम दोहरा तो रहे हो ना मेरे पीछे, फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न कोस्ट, द सेकेंड वन इज ईस्टर्न कोस्ट। क्या कहा मैंने? फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न कोस्ट, सेकेंड वन इज ईस्टर्न कोस्ट। अब हमें इसके बारे में कुछ फैक्चुअल बात है। सबसे पहली फैक्चुअल बात, 7,400 किलोमीटर। कितना? 7,400 किलोमीटर। इतना ब्राज़ील को कोस्टल रीजन मिला हुआ है। आई मीन बाउंड्री कहेंगे, मिला हुआ नहीं कहेंगे। क्या? 7,400, ओके। इसके अलावा हमें इंडिया के बारे में अगर सवाल पूछा गया तो इंडिया का 7,500, तो किसका बड़ा है? कोस्टल रीजन का लेंथ, उसे कोस्ट लाइन कहते हैं, सॉरी, कोस्टल रीजन की लेंथ नहीं कहेंगे, कोस्ट लाइन कहेंगे। इंडिया की बड़ी है, कितनी है? 7,500। इंडिया की कितनी है? 7,500। ब्राज़ील की कितनी है? 7,400, ओके। मूविंग ऑन, दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न कोस्ट, सेकेंड वन इज ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, ओके। अब समझो, ये रीजन्स एम्पा प्रोविंस, नॉर्दर्न की हम बात कर रहे हैं, ये एम्पा प्रोविंस से लेके रियो डे ग्रांटे दे नॉर्टे इन द ईस्ट, यहाँ तक फैला हुआ है। वाह, नाम ही बहुत ज़्यादा अच्छे है। अब ये नाम हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इस वजह से हमें सुनने में और कहने में मे भी थोड़ी सी क्या कहेंगे इसे, अजीब लगे, बट याद रखो ज़रूरी है। क्यों? वो गरीबी में सवाल पूछते, कौन सा? व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, तो इसका जवाब क्या दोगे? अम्पा प्रोविंस से लेके रियो डे ग्रांडे दे नॉर्टे तक का रीजन
नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट कहलाता है। ओके, सो क्या तुम्हें ये दिखाना ज़रूरी है? यस, तुम्हें ये दिखाना ज़रूरी है। उसके सिवा अपनी मेमोरी भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। और हाँ, जब तुम इसे देख रहे हो ना, सो ये वाला पार्ट है जब जहाँ पर मैं इस तरीके से सर्च वगैरह कुछ करता हूँ, क्या करोगे? सीधा सीधा भगाना, एम्पा रीजन, ब्राज़ील। ओके, हाँ, मुझे तो टाइप करना पड़ेगा ना। वाओ, स्पेलिंग मिस्टेक। ध्यान दो। ओके, ये हो गया एम्पा वाला रीजन। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से लेकर ये एम्पा वाले रीजन से लेकर कहाँ तक? रियो डे ग्रांडे डे नॉर्ते। क्या बोला है? रियो डे ग्रांडे, अच्छे से प्रोनाउंस करो। रियो डे ग्रांडे डे नॉर्ते। कहाँ गया? डे नॉर्ते। ओके, ओके, चलो। हाँ, यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर? ये स्टेट ऑफ एम्पा से लेके स्टेट ऑफ पैरेबिया, यहाँ तक का रीजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नॉर्दर्न कोस्ट। क्या कहलाता है? नॉर्दर्न कोस्ट। ध्यान 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 होना। यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन क्या कहलाता है? नॉर्दर्न कोस्ट। पक्का? पक्का ना? वेरी गुड। अब दिखा भी दिया मैंने, बाद में वो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, चलो। तो अपने अपने प्यारे मैप में कहाँ से कहाँ तक समझ में आना ना हर किसी को। देखो, ये जो मैंने तुमसे कहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न कोस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न कोस्ट। तो फिर इसका खास फीचर क्या है? दो फीचर। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे नदियों के माउथ्स होते हैं। सर, नदियों के माउथ्स यानी क्या? अभी के लिए कुछ नहीं, हाँ हाँ बोल दो। ठीक है, अभी के लिए बस हाँ बोल दो। यहाँ पर बहुत सारे नदियों के माउथ ओपन होते हैं, इंक्लूडिंग माउथ मतलब क्या? जहाँ पर नदी समुद्र को जाके मिलती है, उस वाले रीजन को हम नदी का मुहावना या फिर माउथ कहते हैं। ओके, यहाँ पर लो लाइंग रीजन तैयार होते हैं। इसकी वजह से लो लाइंग रीजन बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए 28 मिनट हो चुके हैं और अपने को 2 पार्ट्स और कवर करने हैं। ओके, सो प्लीज बस इतनी बात समझ के लो। यहाँ पर बहुत सारे नदियों के अमेज़न के साथ क्या तैयार होते हैं? मुहावने तैयार होते हैं। यहाँ पर लो लाइंग रीजन तैयार होता है। पक्का? पक्का? ओके, यहाँ पर ना जब हम देखते हैं ना तो एक चीज़ देखने को मिलती है, मैराजो आइलैंड। ये हम तब से देखते आ रहे हैं, मैं भी तुम में से कुछ बच्चों के दिल में आया भी होगा, सर ये क्या है? ओके, समझ के लो, ये एक कोस्टल आइलैंड है। ये क्या है? कोस्टल आइलैंड है। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, अमेज़न और उसके साथ ही अपने बुक में दी हुई टोकैंटिन्स। कौन सी नदी? टोकैंटिन्स, जो मुझे तो मैप पे दिखाई नहीं दे रही है, बट बुक में जिक्र किया हुआ है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा कोरल आइलैंड है। कौन सा? मराजो। कौन सा? मराजो एक बहुत बड़ा कोस्टल आइलैंड है। आई थिंक मैंने कोरल बोला, सॉरी यार। मराजो एक कोस्टल आइलैंड है जो अमेज़न और टोकैंटिन्स, ये इन तीनों चारों में से एक का नाम होगा। ओके, लेट इट बी। अमेज़न और टोकैंटिन, इन नदी के बीच में, इन नदी के मुहावने पे, माउथ पे जो बड़ा सा कौन आइलैंड है, कौन सा कोस्टल आइलैंड है, उसे हम क्या कहते हैं? मोरैजो। मराजो है वो, सॉरी वाओ, मैं तो प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर रहा हूँ। मराजो, मराजो। ओके, सो एक बार वो नदी देख लेते हैं। तुम्हारे भी दिल को सुकून, मेरे भी दिल को सुकून। टोकैंटिन्स। ओके, रिवर चाहिए हमें।
ओके, देखो यहाँ से अगर वो रिवर ओरिजिनेट हो रही है टोकैंटिन्स वाली, तो यही रिवर आगे जाके किसे मिल रही है, अमेज़न को मिल रही है। और यहाँ पर ये जो आइलैंड है ना, ये आइलैंड कहलाता है मैराजो आइलैंड। ये आइलैंड क्या कहलाता है, मैराजो आइलैंड। पक्का इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, मैराजो, हाँ मैं प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ। ओके, देखो हमने अभी क्या क्या देखा, ये यहाँ पर एम्पायर, ओके कहाँ गया वो फ्रेंच गुयाना अपना प्यारा सा, ये यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नेटल तक, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है, नॉर्दर्न कोस्ट। पक्का पक्का। यहाँ पर बहुत सारे नदियों के मुहावने हैं। मुहावने मतलब मैंने अभी बताया था, जहाँ पर नदियाँ समुद्र को जाके मिलती है। देखो यहाँ पर ये मिल रही है, यहाँ पर ये और एक माउथ है, यहाँ पर एक माउथ है, यहाँ पर एक माउथ है। ओके, हर कोई देख पा रहा है, ये यहाँ पर भी हमें माउथ देखने को मिल रहे हैं, राइट। ओके, और इसके अलावा लास्ट चीज़ तुम्हें कौन सी याद होनी चाहिए, यहाँ पर अपनी प्यारी अमेज़न और मैराजो, इन रिवर के मुहावने पर मैराजो आइलैंड नाम का एक कोस्टल आइलैंड मौजूद है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, पक्का नहीं। नॉर्दर्न कोस्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न कोस्ट की। किसकी बात करने वाले हैं हम, ईस्टर्न कोस्ट की। चलो ईस्टर्न कोस्ट पर आते हैं। जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पर कंपैरेटिवली छोटी नदियाँ हैं, कंपैरेटिवली छोटी नदियाँ हैं। इकलौती यहाँ पर जो बड़ी नदी मौजूद है, उस नदी का नाम है सैन फ्रांसिस्को रिवर, जिसका नाम क्या है, सैन फ्रांसिस्को रिवर, जो जाकर अटलांटिक ओशन में मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे, इसकी खास बात क्या, यहाँ पर बहुत सारे बीचेस मौजूद है और सैंड ड्यून्स मौजूद है। पक्का, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आई होप नॉट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। क्या अपने बुक में ऐसा कुछ पॉइंट दिए हुए जो हम मिस कर रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे बताओ। ओके, हाँ यहाँ पर एक बात बताई गई है। ओके, डू यू नो में कौन सी, प्राया दे कैसिनो और कैसिनो बीच, ये साउदर्न मोस्ट बीच है ब्राज़ील का, साउथ अटलांटिक ओशन में, जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सटेंडेड बीच कहा जाता है। ओके, जो 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये नाम याद रखो, कैसिनो बीच या फिर प्रेया दो कैसिनो। ओके, सो वही मैं बोलूँ, कुछ रह तो नहीं गया। ओके, सो कुछ नहीं रहा, बस वो डू यू नो वाला पॉइंट बचा था। ओके, तो प्लेन्स के ऊपर आए, पक्का। देखो फिर से पेज ओपन किया, अपने को पेज नहीं ओपन करना है, अपने को मैप देखना है। ओके, ध्यान देगा हर एक बच्चा। चलो प्लेन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्लेन्स। ब्राज़ील में जो प्लेन्स है, उन्हें हमने स्पेशली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ये अमेज़न रिवर बेसिन। पहले पार्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, अमेज़न रिवर बेसिन। और सेकेंड वन पैराग्वे पैराना सोर्स। कौन सा, पैराग्वे पैराना सोर्स, ये जो नदियां हैं ना, उनके बीच वाला पार्ट। ओके, चलो तो इन्हीं के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न रिवर बेसिन की। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न रिवर बेसिन की। ये हर किसी को जैसे कि दिखाई दे रहा है, गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच वाला पार्ट है। क्या कहा मैंने, फिर से दोहराऊं, ये गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच वाला पार्ट है। ओके, पक्का। अमेज़न बेसिन वेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा लार्ज फैला हुआ है। कितना ज़्यादा लार्ज, तकरीबन यहाँ पर ये 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक, 1300 किलोमीटर तक। और ये आगे इस तरीके से, अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये आगे इस तरीके से नैरोवर होता चला है। जिस तरीके से इंडिया भी साउदर्न पार्ट में नैरोवर होता चला है ना, यहाँ पर अमेज़न का बेसिन भी नैरोवर होता चला है। पक्का। तो क्या पॉइंट है पहला, अमेज़न बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट, दैट इज 1300 किलोमीटर, एंड इट नैरोज ईस्टवर्ड्स. Its width is minimum where Guyana and Brazilian highlands come closer. Guyana और ब्राज़ीलियन हाईलैंड जहाँ पर करीब आते हैं वो छोटा हो जाता है, वो इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, यहाँ की जो जगह है, वो स्पेशली रेन फॉरेस्ट से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है।
ओके सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या क्लास में अभी के लिए बस हाँ हाँ बोलते चलो। यहाँ पर जो मैक्सिमम जगह है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है, घिरी हुई है, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ओके, इस रीजन में ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से इस एरिया में हम यूजुअली जा नहीं सकते हैं। इनएक्सेसिबल ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है अपनी बुक में। ओके, याद रखना। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की, अमेजोन बेसिन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं पैराग्वे पैराना सोर्स रीजन इन द साउथ ईस्ट। पैराग्वे पैराना, कौन सा, पैराग्वे पैराना। ओके, सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ। अब पैराग्वे का सोर्स रीजन मतलब जहां से पैराग्वे नदी ओपन होती है, और यानी ओरिजिनेट होती है, ओपन कैसे होगी। ओके, चलो बात करते हैं, देखते हैं पैराग्वे नदी का ओरिजिन। हर किसी को दिखा, यह है पैराग्वे नदी का ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है, सोर्स रीजन है, वो साउथ की तरफ स्लोप करता है। सर ये बात अपने को कैसे याद रहेंगी दोस्त, ये घूम कहाँ पर रहा है, ये जहाँ साउथ की तरफ रहा है ना, तो नदियाँ कहाँ बहेंगी, पानी कहाँ बहता है, जहाँ स्लोप है वहीं पर रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो पैराग्वे का जो सोर्स रीजन है वो कहाँ पर स्लोप होगा उसका, साउथ में, पक्का। और अगर हम बात करते हैं पैराना की, किसकी बात करते हैं, पैराना की। चलो पैराना देखो, हाँ हर किसी को दिखा। तो पैराना इस तरीके से, चलो डायरेक्ट डायरेक्शन लेते हैं, इस तरीके से घूम रहा है। अगर वो सीधा नीचे आया होता तो हमने उसे साउथ कहा होता, अगर ये परपेंडिकुलर गया होता इस साइड में तो हमने उसे वेस्ट कहा होता। ये दोनों के बीच में जा रहा है तो हम उसका स्लोप कहाँ बोलेंगे, साउथ वेस्ट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, एकदम बहुत ज़्यादा ईजी पार्ट है ये। क्या ईजी पार्ट है, पैराग्वे पैराना सोर्स ऑफ रीजन इज इन द साउथ वेस्ट, पक्का, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। पैराग्वे का सोर्स रीजन कहाँ पर है, वो मौजूद है साउथ में, क्लियरली। ओके, सो मूविंग ऑन, लास्ट पॉइंट है पैंटनल। ये जो पैंटनल है ना, इसके ऊपर भी 2019 में सवाल आया था, ये इसका लोकेशन बताओ बोल के। ओके, पैंटनल क्या है, ये लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरी की पूरी दुनिया का। ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है, ब्राज़ील के। ओके, सॉरी ये तो ब्राज़ील के वेस्टर्न पार्ट में कहलाएगा, बट हाईलैंड्स के साउथ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है, पक्का। पैंटनल, पैंटनल के बारे में बस एक दो बातें याद रखनी है। पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है वो है लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, पक्का, और हाईलैंड के साउथ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। ओके, अब नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है कोस्टल आइलैंड। वो क्या है, कोस्टल आइलैंड्स, सॉरी आइलैंड्स है, उसमें दो आइलैंड्स है, कोस्टल और मरीन, या फिर मराइन, जो बोलना है वो बोलो। ओके, सो चलो इन्हें जूम आउट करते हैं सबसे पहले, एंड here we are. Okay, now pay attention, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोस्टल आइलैंड की। किसकी बात कर रहे हैं, कोस्टल आइलैंड्स की। कोस्टल आइलैंड्स क्यों बनते हैं, हमने मराजो आइलैंड की बात की, किसकी, मराजो आइलैंड। ये जो नदियाँ बहकर आ रही है ना, ये नदियाँ ना अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन लेके आती है, मतलब कि उनके साथ बहुत सारी रेती होती है, मिट्टी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो सारी की सारी आकर जब यहाँ पर डिपॉजिट होती है तो उससे जो आइलैंड्स बनते हैं, उन आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं, कोस्टल आइलैंड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कोस्टल आइलैंड्स। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, पक्का नहीं ना। मूविंग ऑन, जो सेकेंड टाइप के आइलैंड्स होते हैं ना, उन्हें मरीन आइलैंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मरीन आइलैंड। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, पक्का नहीं। ओके, नहीं सॉरी मैंने कुछ तो भी गलत बोला, मैं मरीन आइलैंड के बारे में बता रहा था, कोस्टल आइलैंड, सॉरी कोस्टल आइलैंड, कोस्टल आइलैंड, कोस्टल आइलैंड। ओके, ध्यान दो, कोस्टल आइलैंड को उन्हें जब नदियाँ बहकर आती है उनके साथ वो डिपोजिशन लेके आती है, वो डिपोजिशन जब यहाँ पर डिपॉजिट होता है तो उससे जो आइलैंड बनते हैं उन्हें कोस्टल आइलैंड बोलते हैं। हम मरीन आइलैंड की बात कर रहे हैं। ओके, तो मरीन आइलैंड क्या है, ये मरीन आइलैंड वो पार्ट है जो वंस अपॉन अ टाइम किसके पार्ट थे, मेन लैंड के पार्ट थे। किसके पार्ट थे, मेन लैंड के पार्ट थे।
जो बाद में ड्यू टू अपने समुंदर या फिर पानी के वर्क की वजह से बोलो या फिर बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स की वजह से जब वो मेन लैंड से टूट जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जिस तरीके के आइलैंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मरीन आइलैंड्स। ये कहाँ पर है? जो साउथ अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन? साउथ अटलांटिक ओशन है, उसके वो करीब है। यहाँ पर अपने बुक में भी नाम नहीं दिया हुआ है, सो हम भी इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाले, बुक में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये कोरल टाइप के आइलैंड्स है। कौन से? कोरल टाइप के आइलैंड, और उन्हें अटोल्स भी कहा जाता है। दो चीज़ें, अटोल्स, कोरल आइलैंड्स। बस इतनी ही बात है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें 10th एग्जाम आउट ऑफ स्कोर लाना है, इतना काफ़ी होता है। ओके, सो इसी के साथ अपना सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने किसकी बात की? फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील, वो ख़त्म होता है। ओके, सो कल के लेक्चर में हम ब्राज़ील और इंडिया दोनों के भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। नहीं हुए तो और एक लेक्चर लेंगे, बट एक लेक्चर में हो ही जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। पूरा देखो, अच्छे से समझो, जो नहीं समझा क्लास में पूछो। बाय।